-4 अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब b² एंड अल्फा बीटा इज c/a, सो 4 टाइम्स c/a। अब हम लोग ने a² एलसीएम ले लिया, इससे क्या बन जाएगा, b² -4ac। अच्छा, b² -4ac क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। सो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d/a², मतलब अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, √d/a। ठीक है, सो डिफरेंस, अब इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लिया कि डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये क्या हो जाएगा, √d/a, जहां पे d क्या है, उस वाले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है, जहां पे d जो है उस वाले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है। डिफरेंस ऑफ रूट्स इज √d/a। इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, हो गया सर। एक मिनट सर, और ax² का कोएफिशिएंट होगा ना? यस, ax। हाँ सर, हमने लास्ट क्लास में वही सारे किए थे ना, a² + b², a³ + b³ और सारी रूट्स की और प्रॉपर्टीज देखी थी। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा बीटा इज c/a। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a लिख लिया, तो ये b²/a² आ गया, और अल्फा बीटा की जगह c/a लिख लिया, तो डिनोमिनेटर में a² आ गया, फिर इधर b² -4ac/a²। अब b² -4ac क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, whole/a²। इट मींस अल्फा ये तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया, तो अल्फा माइनस बीटा मींस √d/a, स्क्वायर रूट ले लिए। सो ये फॉर्मूला याद कर लिया कि डिफरेंस ऑफ रूट्स इज √d/a, जहां पे d जो है वो आपके क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है और a जो है वो x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, यस। अभी क्लियर है? जिसको भी डाउट था उनको क्लियर है भाई? अब देखो, जैसे कि क्या होता है कि एक नोट लिखते हैं, उस नोट में क्या है कि कंसेप्ट नहीं, मतलब इफ देयर इज occurrence of discriminant type term in our question,
then it may get solved with concept of difference of roots. It may get solved with concept of difference of roots. अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, से a1x² प्लस 2b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है. a2x² प्लस 2b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक है जिसका रूट अल्फा प्लस एच कॉमा बीटा प्लस एच है. तो अपने को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट b1² माइनस a1c1 होल अपॉन b2² माइनस a2c2 इज इक्वल टू a1² अपॉन a2². ये प्रूफ करना है. चलो इसको ट्राई करो. सर डिफरेंस सेम दिखा देंगे तो फिर हो जाएगा ना. कितने लोग का हो गया सॉल्व? हो गया सर. सर 2 मिनट हो रहा है. करो. हो गया. चलो सो कितने लोग का सॉल्व हो गया? एक दो बच्चों का सॉल्व हुआ. देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो b1² माइनस a1c1, जैसे मान लो इस क्वाड्रेटिक का तुम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे होते तो वो क्या बनता? 4b1² माइनस 4a1c1. सर हुआ. मतलब अगर तुम 4 कॉमन ले लेते तो ये डिस्क्रिमिनेंट बन रहा होता कि नहीं? मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट टाइप टर्म है. तो यस. अब जैसे मेरे को क्वेश्चन में दिखा कि यार ये जो टर्म है वो डिस्क्रिमिनेंट टाइप है,
तो हो सकता है कि ये डिफरेंस ऑफ रूट वाले कंसेप्ट से सॉल्व हो जाए। अब जैसे मान लो कि हम लोग ने इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2 माना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 वो क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा होता, दिस माइनस दिस। अच्छा, डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 वो हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस एच माइनस बीटा प्लस एच। मतलब एच और एच कैंसिल हो जाता तो अगेन वो क्या आ जाता, अल्फा माइनस बीटा। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 should be equal to difference of roots of equation 2, ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा, इक्वेशन 1 का डिफरेंस ऑफ रूट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ d1 अपॉन a1, और इसका कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ d2 अपॉन a2। अब देखो ये मिटा देते हैं एक बार, तो इससे जो है d1 अपॉन d2 क्या आ जाता, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। अब d1 जो है वो ऐसे बनता 4b1 स्क्वायर माइनस 4a1c1। d2 जो है वो ऐसे बनता 4b2 स्क्वायर माइनस 4a2c2 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। तो अब देखो ऊपर नीचे 4 कैंसल हो गया, तो b1 स्क्वायर माइनस a1c1 अपॉन b2 स्क्वायर माइनस a2c2 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। एंड दिस वाज व्हाट वी वर सपोज्ड टू प्रूव। यही तो प्रूफ करना था हम लोग। समझा सबने? यस सर। ओके, सर मेरे पास एक डाउट है। बोलो बोलो। सर वो जो रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इन रूट्स उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 फिर इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट नहीं, डिवीजन में इक्वेट कैसे कर पाओगे? जैसे नहीं, मतलब डिवीजन नहीं, पहले हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ रूट इज इक्वल टू रूट डी अपॉन a1, फिर उसका वैल्यू डालेंगे, फिर उसे 1 बोलेंगे, और फिर सेकेंड का हम वैल्यू निकालेंगे, उसे 2 बोलेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करके फिर वैसा किया जा सकता है। अच्छा, उससे भी आ जाएगा। हाँ। ओके ओके। सर डायरेक्ट इक्वेट कर दिया तो छोटा होता है ना सर। हाँ, तो मैंने तो वही किया ना, डायरेक्ट इक्वेट कर दिया एक तरीके से। डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है। Okay, so अब जो है देखो, जैसे याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडेंटिटी
और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस देखा था। Yes, sir. तो थोड़ा उसके ऊपर अब क्वेश्चंस करने हम लोग को, आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस के ऊपर। तो हम लोग ने ये देखा था कि जैसे जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने ही रूट्स होते हैं, और अगर आइडेंटिटी हो तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, सारे रियल वैल्यूज उसके रूट्स होते हैं। तो अब जैसे मान लो, इसको समझने की कोशिश करना, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब टाइप का तुमको लगेगा सुनने में, से कहीं ऐसा लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। अगर मान लो किसी ने बोला कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होंगे। अगर इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर कोई बोले कि एक इक्वेशन है। अच्छा, अगर कोई बोले ax² प्लस bx प्लस c इज ट्रिपल इक्वल टू 0, ये, या अगर ट्रिपल इक्वल टू 0 लगा दिया मतलब ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिटी होती। और आइडेंटिटी के क्या रूट्स होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारे रूट्स होते हैं आइडेंटिटी के। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि या तो कोई चीज इक्वेशन हो जाए या तो कोई चीज आइडेंटिटी हो जाए। तो अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, और अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे? N. n रूट्स ही होंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम। उसके कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे। लेकिन अगर एक n डिग्री की आइडेंटिटी है तो उसके कितने रूट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी में हम लोग ने ये सीखा था कि जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड लिखा है वो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड लिखा है, वो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c है और इधर 0 लिखा है, तो 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता था 0 टाइम्स x² प्लस 0 टाइम्स x प्लस 0। ठीक है। अच्छा, सब चीज तुम ध्यान से सुनना, मतलब जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं उसी में आंसर्स छुपे रहते हैं। तो अब क्योंकि एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब सिमिलर टाइप के कोफिशिएंट्स भी सेम होंगे। तो x² का कोफिशिएंट इधर a है, इधर 0 है, मतलब a की वैल्यू क्या होगी? 0। फिर x का कोफिशिएंट इधर b है, इधर 0 है, तो b की वैल्यू क्या होगी? 0। फिर इधर c है, इधर 0 है कांस्टेंट टर्म, तो c क्या होगा? 0। और ये हाँ क्या हुआ? सर कुछ नहीं। सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? सर कुछ नहीं। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। नथिंग। ओके, ये सब
ये तीनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। आई होप साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग सही लिखी है, ठीक है। अब क्योंकि तीनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए तभी तो ये ओवरऑल चीज 0 होगी। सर अगर एक की वैल्यू 0 नहीं हुई तो क्या होगा? तब फिर वो जो है आइडेंटिटी नहीं हो पाएगी। तुम ऐसा सोचो कि ये 0 है तो ये कुछ ऐसा लिखा है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब तुम सोचो कि मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं यहां पे, तो क्योंकि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो अल्टीमेटली 0 इज इक्वल टू 0 बना देगी। इसका मतलब इसमें कौन कौन से x की वैल्यू ट्रू होगी? सारे x की वैल्यू ट्रू होगी। वट एवर वैल्यू यू पुट एज x, that is ultimately going to get multiplied with 0। ओके इतनी चीज समझ में आई? तो इसको एक बार लिखो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं। हाँ, बाकी लोग भी लिख लो। आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स हैं वो 0 होने चाहिए साइमल्टेनियसली। आइडेंटिटी होने के लिए जो इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स हैं उसको क्या होना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, ये सारे के सारे को 0 होना पड़ेगा। सर वो जो सर, साइमल्टेनियस के एक पहले एक लोग, हाँ सर वो सर ऐसा आपने जो जरूरी थोड़ी ना है जैसे अरे यार, पहले एक लोग बोलो। भाई तू बोल दे। सर आपका जो एक्सप्रेशन ट्रिपल इक्वल एक्सप्रेशन के बार का समझ में नहीं आया था सर। अच्छा, और दूसरे बच्चे का क्या डाउट था? सर आपने बोला कि सपोज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, तो अगर जब वो 0 के इक्वल होते हैं कोएफिशिएंट तब साइमल्टेनियसली तभी वो आइडेंटिटी कहलाती है ना। हाँ, लेकिन सपोज लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर है और राइट साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो उधर 0 थोड़ी ना है, वो तो डायरेक्ट वही वैल्यू आ गई ना। नहीं तो वही तो कह रहा हूं कि राइट हैंड साइड 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एक तरीके से 0 ही लिखा होना चाहिए। राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी रिटन 0 और आइडेंटिटी है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला भी एक्सप्रेशन हमेशा 0 होना चाहिए। तो तुम सोचो ना, जब मैं a, b और c इनको 0 पुट कर दूंगा तो x का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, नहीं पड़ेगा, ये हमेशा 0 इज इक्वल टू 0 बना देगा। तो वैसा बोलना चाह रहा हूं, ओ ठीक है। और के लिए यही है ना कि मतलब सारे जो भी कोएफिशिएंट्स है वो 0 है, एक के बाद एक सारे 0 है। हाँ, ओके सर। अच्छा, जिसको यहाँ के बात समझ में नहीं है फिर से सुन लो। ये आइडेंटिटी लिखा है, इधर वाला जो एक्सप्रेशन है और इधर जो चीज है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, वो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब देखो इधर क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इधर 0 लिखा है, तो 0 को मैंने ऐसे सोच लिया कि ये ऐसे कुछ लिखा है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब इससे अब दोनों एक्सप्रेशन अगर से सेम है मतलब इंडिविजुअल टर्म्स भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है और इधर 0 है, तो a को 0 के बराबर होना चाहिए, b को 0 के बराबर होना चाहिए, c को 0 के बराबर होना चाहिए। तो a, b, c तीनों 0 होने चाहिए साइमल्टेनियसली। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये है अपना कि क्या क्वेश्चन है, a स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 एक्स, a स्क्वायर
-5a plus 4 is, then find all possible values of a। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू लगाने का क्या मतलब है? आइडेंटिटी बताना। आइडेंटिटी है। हाँ, चलो इसको करेंगे। सर जब a सिर्फ 1 होगा तभी ये पूरा 0 होगा। सब लोग अपना अपना आंसर कमेंट करो, कमेंट चैट बॉक्स में, ठीक है? ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल, सबसे पहले इसको मैं क्या कहता है, इट इज एन, क्वेश्चन में ऐसा बोलना चाहिए था, इट इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। ये एक्स में आइडेंटिटी है। इसका क्या मतलब होता कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये तीनों क्या होने चाहिए थे? 0 होने चाहिए थे। सो a square minus 1 is equal to 0 and a square minus 4a plus 3 is equal to 0 and a square minus 5a plus 4 is equal to 0। तो यहां से तुम्हारी a की वैल्यू क्या थी? प्लस माइनस 1। यहां से a की वैल्यू क्या आती? 1 and 3। और यहां से a की वैल्यू क्या आती? 1 and 4। ठीक है, ओके। अब देखो, हम लोग को क्या चाहिए कि तीनों कोफिशिएंट साइमल्टेनियसली 0 हो। कोई एक 0 हो गया, बाकी 0 नहीं हुए तो काम नहीं चलेगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले ही। अब देखो, a की वैल्यू 1 जो है वो क्या करती? इसको भी 0 करती, इसको भी 0 करती, इसको भी 0 करती। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर होता। अच्छा, जब तुम a की वैल्यू -1 डालते तो क्या होता? ये वाली चीज तो 0 होती, लेकिन ये और ये 0 नहीं हो रहा होता। मतलब -1 हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं हो रहा होता, आंसर का पार्ट। a की वैल्यू अगर मैं 3 डालूं तो 3 से ये तो 0 होता, लेकिन बाकी दोनों 0 नहीं हो रहे होते। इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता था। 4 डालते तो ये 0 होता, लेकिन बाकी दोनों 0 नहीं हो सकते थे। सो द आंसर इज ओनली a इज इक्वल टू 1। यही आंसर है। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों ने 1 भी लिखा, -1 भी लिखा, 3 भी लिखा, 4 भी लिखा, एक साथ उन्होंने लिखा 4 आंसर है। ऐसा नहीं है, केवल एक ही आंसर है, क्योंकि सारे ब्रैकेट्स को या सारे कोफिशिएंट्स को साइमल्टेनियसली 0 होना एट द सेम टाइम। कितने लोग का सही हो गया?
सर एक और ऐसा क्वेश्चन दीजिए ना। एक और करेंगे। अच्छा, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट करते हैं कि इफ इट इज आइडेंटिटी इन ए, find all possible values of x। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि रूट्स आर 4 बट सॉल्यूशन इज 1, ऐसा नहीं है। सर आइडेंटिटी इन ए मतलब? अब सोच लो, मैंने हिंट दे दी है, इससे पहले हिंट दे दी थी, ध्यान करो। सर एक डाउट है सर, इसका मतलब ए का कोई भी वैल्यू हो सकता है कि सिर्फ वो 4 ही वैल्यू रहेगी जो पहले वाले क्वेश्चन में? तुम पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि सेकंड पार्ट की नहीं, बात कर रहे सेकंड हो? पार्ट की बात करो। सेकंड वाले पार्ट में ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, ए एक वेरिएबल है इसमें। यस सर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर किसी कोई भी वैल्यू। हाँ, तो मैं तो x की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा हूँ। सर तो मतलब क्वेश्चन ए की वैल्यू पे भी तो डिपेंड करता है ना, जो लास्ट वाला टर्म है। अच्छा देखो, मैंने क्या लिखा है, 4 है। पता नहीं, देखते हैं। तो ये शायद आइडेंटिटी नहीं होगी। सर इसमें x की वैल्यू 0 आएगी। अब देखो मेरी बात सुनो सब लोग, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें क्या था, आइडेंटिटी इन x था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 कर रहे थे, x के कोफिशिएंट को 0 कर रहे थे, और जो नॉन x वाले टर्म थे उसको 0 कर रहे थे। अब अगर मेरे को आइडेंटिटी इन ए बनाना है तो मेरे को क्या करना चाहिए, ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 करना चाहिए, ए के कोफिशिएंट को 0 करना चाहिए, और नॉन ए वाले को 0 करना चाहिए। सो अब ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया कि नाउ व्हाट विल आई डू, अब मैं खोजूंगा कि ए स्क्वायर वाले टर्म्स कौन कौन से हैं। अब देखो, ए स्क्वायर वाले ये 3 टर्म्स हैं। तो ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता, इधर से एक्स स्क्वायर आता, इधर से एक्स आता, और इधर से 1 आता। ये ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होता। अच्छा, अब मेरे को ए का कोफिशिएंट खोजना है। तो देखो ए का कोफिशिएंट सर हाँ क्या हुआ, सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैसे आया? देखो जैसे तुम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ए स्क्वायर एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये ऐसे बनता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो जब तुम ए स्क्वायर कॉमन लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके सर, ओके। समझ में आया सबको? ये सब कैलकुलेशंस हमको आने चाहिए कि मतलब यहां से यहां क्या हुआ।
अगर आपने मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को तो -1 का क्या हुआ उधर? अभी लिखूंगा, आगे लिखूंगा। सर इसमें कोई भी x की वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, अभी एक बार मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है। तो अब देखो, जैसे तुमने ऐसा सोचा कि मेरे को दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि भाई ए स्क्वायर के कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं, तो पहले तुम ऐसे सोचो कि ए स्क्वायर कहाँ आ रहा है, ए स्क्वायर यहाँ आ रहा है, ए स्क्वायर यहाँ आ रहा है, ए स्क्वायर यहाँ आ रहा है। तो पहले मैंने ए स्क्वायर लिख लिया, फिर इसके ब्रैकेट में ए स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लिया। फिर ए स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, एक्स के साथ, इसलिए प्लस एक्स लिख लिया। फिर यहाँ पे तो ए स्क्वायर अकेला है, इसलिए +1। अब ऐसे ही इफ यू वांट टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए, तो जल्दी से बताओ ए का कोफिशिएंट, ए का एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ए का कोफिशिएंट क्या बनता, बताओ। सर -4x -4x -5। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, नॉन ए वाले टर्म। आई एम नॉट सेइंग कांस्टेंट टर्म, आई एम सेइंग नॉन ए वाले टर्म। नॉन ए वाले टर्म में x भी आ जाएगा, अकेला x। सर देखो x स्क्वायर देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, सबको आ रहा है ना समझ में। यस सर। -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ऐसे, ट्रिपल इक्वल टू 0। अगर मैंने इस फॉर्म में लिख लिया तो मैंने किस फॉर्म में लिखा, आइडेंटिटी इन ए के फॉर्म में, मतलब ए में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ली। अब हम लोग क्या चाहेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी इन ए है, इट मींस ये 0 होना चाहिए एंड ठीक है। बताता हूं, फिर से बताता हूं, एक बार इसको कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके तो कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इसका एक्स आता, क्या आता हमारा, -5/4। इसका एक्स क्या आता, 4, -1। इसका एक्स क्या था, 4, -1। अब ऑब्वियस सी बात दिख रही है कि इन तीनों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, सॉरी जो तीनों में कॉमन हो। इन तीनों में कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो कॉमन हो, तो मैं कहूंगा कि नो सच वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, देयरफॉर इट कैन नेवर बिकम आइडेंटिटी इन किसमें, सर आइडेंटिटी इन x not x, identity in a, therefore it can never become identity in a। हाँ, अब बताओ किसको क्या डाउट है। सर जब हमने ए स्क्वायर ऐसे बाहर लिया तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मतलब कैसे आया? देखो, एक तो तरीका है कि तुम सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपने शॉर्टकट किया बेसिकली। हाँ, मैंने शॉर्टकट किया। ओके। और ये तुमको भी करना है, मतलब लॉन्ग कट मेथड से सर करेंगे तो एक खुद और समझ बार जाएगा। करके बोलिए ना सर। क्या एक और बार वो शॉर्टकट बोलिए सर एक बार। बताता हूँ, एक और बार शॉर्टकट बताता हूँ मैं। पहले इसको लिख लो, जिसको भी लिखना है, मतलब सबको लिखना है, इनफैक्ट लिख लो इसको। लिख लिया सबने?
Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि वो मैंने जल्दी से कैसे लिखा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले, तो मान लो हम लोग को ऐसा है a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है समथिंग a स्क्वायर प्लस समथिंग a प्लस समथिंग। अब देखो पहले मैं रिकॉग्नाइज करूंगा कि a स्क्वायर कहां कहां है, तो a स्क्वायर एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। ठीक है, तो जो a स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं बस तुमको वही लिखना है। a स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो क्या बनता, एक्स स्क्वायर बनता। तो a स्क्वायर तो ऐसे लिख लिया हम लोग ने बाहर, मतलब यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते, तभी तो जाके a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनता ना। a स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होता तो क्या बनता, माइनस 3x a स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बचा कौन, माइनस 3x। फिर यहाँ पे तो a स्क्वायर अकेला है, मतलब 2a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर अलग से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लस 3। समझे? अब ऐसे ही a की बारी, तो देखो a इधर है, a इधर है, a इधर है, तो ऐसे तो 5a एक्स स्क्वायर बनता, लेकिन a बाहर लिखा हुआ है, तो बच्चा कौन, 5x स्क्वायर। 4ax होता, a बाहर है मतलब 4x, फिर माइनस 5a है, a बाहर है माइनस 5। अब हम लोग को नॉन ए वाले टर्म्स लिखने हैं, तो नॉन ए वाला टर्म कौन सा होता, एक ये होता, एक ये होता और एक ये होता। तो देखो 7x स्क्वायर अब एक चीज गलत हो गई, यहाँ पे माइनस, प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? यस Yes, sir. Yes, sir. कि मतलब तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद से लिखने की आदत पड़ जाएगी तुम्हारी। क्विक कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर जो आपने जो पहले क्वेश्चन लिखा था उसके अंदर कोई एक वैल्यू तो रहती ना जिसमें ये इक्वेशन इक्वल रहता दोनों साइड। क्या कह रहे हो? जो आपने पहले जो क्वेश्चन लिखा था वो a और x के टर्म्स वाला, तो उसके अंदर कोई एक वैल्यू तो रहेगी ना x की जिसमें वो इक्वेशन एक्चुअली इम्प्लाई करता है, मतलब वो आइडेंटिटी तो नहीं रहेगा लेकिन एटलीस्ट हाँ, अगर आइडेंटिटी रहेगी। हाँ, अगर आइडेंटिटी नहीं हुआ तो वो इक्वेशन बन जाएगा। सो फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ x वो सेटिस्फाई करता। ठीक है, तो हम लोग तो अभी आइडेंटिटी को पहचानने की बात कर रहे हैं। अगर मैंने ये पहचान लिया कि आइडेंटिटी नहीं बन सकती मतलब वो इक्वेशन ही हो पाएगा। हाँ बोलो। हाँ सर, जो आपने जो भेजा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये क्वेश्चंस भेजे थे, जो ग्रुप पे भेजा था ना आपने जो ग्रुप पे भेजा था एक इनइक्वालिटी का। हाँ, उसमें इनइक्वालिटी और वो सब है। हाँ हाँ सर
कैसे करना है, मतलब इनइक्वालिटी तो अभी हमारा पूरा हुआ नहीं है। हाँ तो वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, जितना हुआ है उसमें तुम्हारा हो जाएगा सॉल्व। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, बाकी के रिमेनिंग यू कैन सॉल्व। सर कल के क्लास में हम Okay, sir. सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे क्या? क्या कल कल के क्लास में आप सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे किस चीज के सोल्यूशन? उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का? चलो ठीक है। सर उसमें जो लिखा है लेक्चर नोट्स 4 to 7, 4 of 7, मतलब समझा नहीं मैं तो। वो पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम अंदर वाली चीज पढ़ो। बस क्वेश्चन करना है ना बस। हाँ हाँ, मतलब थ्योरी जो लिखी है वो पढ़ो और जो क्वेश्चन है वो करो, ठीक है। सर कल क्लास भी होगा? ओके, अब देखो और थोड़ा आइडेंटिटी में डीप में जाते हैं। तो क्या क्या हो सकता था कि या तो कोई चीज इक्वेशन हो जाए या तो कोई चीज आइडेंटिटी हो जाए, ठीक है। तो इक्वेशन होने के लिए क्या होता है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके उतने ही रूट्स होंगे। कोई लग जाएगा सर को। क्या हो गया? इक्वेशन में क्या है कि जितने डिग्री का, जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर मैं ये बोलूं कि ये एक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2। हमेशा 2 ही रूट्स होंगे। इसके कितने रूट्स होंगे? हमेशा 2 ही रूट्स होंगे। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये एक आइडेंटिटी है, मतलब से मैं डबल इक्वल टू साइन लिखूं और बोल दूं कि ये एक आइडेंटिटी है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू ये नहीं लिखा और ट्रिपल इक्वल टू साइन लगा दिया, ठीक है। दोनों बात सेम है। अगर मैं डबल इक्वल टू वाला साइन लगा के बोल दूं कि एक आइडेंटिटी है, दैट इज सेम एज कि बिना ये लिखे ट्रिपल इक्वल टू साइन लगा देंगे। तो इसके कितने रूट्स होंगे बताओ? इनफिनिट रूट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे। और वो कैसे रूट्स होंगे? कोई भी x की वैल्यू उसकी रूट होगी। ये बात क्लियर है सबको अपने? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। तुम लोग सबको समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? बाप रे, पुशिंग मी मोर फ्रेंड। टेस्ट के रिलेटेड कुछ डिस्कशन मत करो। टेस्ट के बारे में तुम लोग का टाइमिंग सब कुछ पोस्ट हो जाएगा। प्रेजेंटली जो है क्लास पे कंसंट्रेट करो कि टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, टेस्ट का टाइमिंग कैसा है, वो सब कुछ तुम लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डोंट वरी। पहली बार तो टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, बचपन से टेस्ट देते आ रहे हो, इतना क्या घबराना, ठीक है। फिर यहाँ पे टेस्ट दे दे के घबरा जाओगे। यस, द टेस्ट इज ओनली फॉर अप्रैल बैच, क्योंकि मई वाले बैच वालों ने तो पढ़ा भी नहीं है, जिन्होंने मई में स्टार्ट किया। सो अप्रैल सर आपका वीडियो पॉज हो गया।
सर अब ठीक हो गया। एक मिनट। अभी आवाज आ रही है? सर बहुत कम आवाज आ रही है। सर काफी कम हो गया आवाज। अभी अब हाँ अभी ठीक है। अभी अभी ठीक है। अभी ठीक है। और वीडियो? हाँ वीडियो हाँ भी सर ठीक वीडियो है। ठीक है। चल ओके। अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? देखो, मैथ्स में तुम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पुराने टॉपिक्स जो भी पढ़ाए उसका एप्लीकेशन आता रहेगा, ठीक है? सो वो पूरा मतलब तुम्हारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा ऑलमोस्ट, कि पुराने चैप्टर्स का एप्लीकेशन आता रहेगा। सो तुमको हमेशा ही ऑन द टोज रहना है कि कहीं भी कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो तुम्हारा। जैसे ही कोई बैकलॉग क्रिएट हो जाए तुमको अलर्ट होके जो है उसको कंप्लीट करना है। एंड इनफैक्ट यू हैव टाइम। अभी तो स्कूल नहीं खुला है तो तुम्हारे पास टाइम तो होगा, ओके? और जो चीज ना समझ में आए वो तुरंत पूछनी, शर्माने की जरूरत नहीं है। तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो या तो दो चीज पॉसिबल है कि या तो कोई जो लिखा हुआ है वो इक्वेशन हो, या तो जो लिखा हुआ है वो एक आइडेंटिटी हो। तो अगर जैसे मान लो एक 2 डिग्री का लिखा हुआ है, मैं उसको इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं, मतलब ऐसे तो मेरे को ऐसे बोलना चाहिए कि ये 2 डिग्री का लिखा हुआ है, मतलब मैं इसको 2 डिग्री का इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं इक्वेशन बोल दूंगा तो मैं तो फिर कह दिया कि ये इक्वेशन ही है। अगर मान लो ये 2 डिग्री का कुछ टर्म लिखा हुआ है एंड अगर कुछ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से मैं इसके 3 रूट्स बता सकूं कि यार इसके 3 रूट्स तो ये है ही नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से, तो फिर इसके इक्वेशन होने के तो चांसेस खत्म ही हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे इक्वेशन होने के चांसेस? क्योंकि मैक्सिमम 2 ही हो सकते थे। हाँ, क्योंकि अगर ये इक्वेशन होता 2 डिग्री में तो इसके मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते थे, और मिनिमम कितने हो सकते थे इक्वेशन के केस में? तब भी 2 ही होते थे। तब भी 2 होते। इक्वेशन में जितने डिग्री का इक्वेशन है उतने ही रूट्स होंगे जिंदगी भर। तो अगर मैंने कोई ऑब्जर्वेशन से या कोई मेरे को आके बता दिया कि सर इसके तो 3 रूट्स मेरे को पता है, ये और ये, तो मैं तुरंत उसको क्या बोलूंगा कि भाई ये जो लिखी है ये इक्वेशन नहीं, ये आइडेंटिटी है। ये जो चीज लिखा है वो इक्वेशन नहीं है, वो तो एक आइडेंटिटी है, ठीक है? अच्छा, अगर आइडेंटिटी है तो उसके कितने रूट्स होते फिर? इनफाइनाइट रूट्स होते उसके। अगर इक्वेशन नहीं है तो वो आइडेंटिटी है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होते, जिसमें से 3 रूट्स जो कोई मेरे को आके बता के गया वो नोन है, बाकी सारे और भी रूट्स हैं लेकिन वो मेयर ऑब्जर्वेशन से नहीं आ पा रहे थे, जनरल ऑब्जर्वेशन से नहीं आ पा रहे थे, ठीक है? सो जनरल ऑब्जर्वेशन मतलब मैं बता रहा हूं, सब क्लियर होगा, टेंशन की बात नहीं। अब देखो, एक नोट टाइप का लिख रहे हैं, आइडेंटिटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉलोइंग वेज। मतलब क्वेश्चन में आइडेंटिटी के बारे में कैसे पहचानेंगे? या तो क्वेश्चन में गिवन होगा डायरेक्टली गिवन,
in question that it is an identity, या तो ये हो जाए, मतलब क्वेश्चन में बोल दिया कि ये जो लिखा है वो एक आइडेंटिटी है, तो मान लेंगे कि भाई वो आइडेंटिटी है ही। दूसरी बात क्या लिखोगे कि क्या लिखेंगे दूसरी बात हम लोग कि अगर क्वेश्चन में ट्रिपल इक्वल टू वाला साइन आ जाए तब हम लोग पहचानेंगे, वी विल से दैट इट इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा ये दो बात तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अग्री करते हो कि जो पहली और दूसरी बात है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरी बात जिसको हम लोग को इलैबोरेट करना है, इफ इट इज if we can find roots by just observation which is greater than the degree of given question, then it is an identity। ठीक है, जैसे लास्ट पार्ट में मैंने क्या बताया कि कोई क्वाड्रेटिक है और कोई बच्चा आके मेरे को बोल गया कि सर इसके तो 3 रूट्स मेरे को पता है, ये और ये, तो मैं क्या कह दूंगा, ये एक आइडेंटिटी है। और अगर आइडेंटिटी हुआ तो इसके कितने रूट्स होंगे, सारे के सारे रियल नंबर रूट्स होंगे। गाना मत गाओ। ठीक है, सो अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पॉइंट विथ एन एग्जांपल। चलो अब देखो जल्दी से, इसको मिटा दूं मैं? यस सर। सर वेट, लिखो जल्दी से लिखो। साउंड बंद करो सब लोग। सर ऐसा कभी हो सकता है क्या कि डिग्री 2 पॉलिनोमियल है और इसके 3 रूट हो? दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लो क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल अपॉन, या तुम ऐसे लिख लो x माइनस 1 x माइनस 2 जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे एबीसी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे एबीसी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इतनी बात क्लियर है सबको? और ऑब्वियसली बात है कि ए बी और सी आपस में बराबर नहीं है,
नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है ना। अब सुनो, अगर तुम जैसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बनता, एक क्वाड्रेटिक बनता और नीचे एक कांस्टेंट है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते तो अगेन ये क्वाड्रेटिक, नीचे कांस्टेंट है, आपस में मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक, नीचे कांस्टेंट है। तो मतलब सब कुछ एलसीएम वगैरह लेने के बाद ओवरऑल ये कैसे टाइप की चीज बनती, एक डिग्री 2 टाइप की, 2 डिग्री टाइप की चीज बनती, 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री पॉलिनोमियल बनता। इस बात से सब लोग अग्री करेंगे। अब मैंने क्या किया कि जैसे मान लो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या x इज इक्वल टू a इसका रूट है कि नहीं है। तो मैं जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x रूट है कि नहीं, वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस इक्वेशन की सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखा x इज इक्वल टू a जो है पुट किया, तो इधर तो 0 बन गया, इधर क्या बन गया, a माइनस बी, a माइनस सी अपॉन a माइनस बी, a माइनस सी, और इधर भी 0 बन गया और उधर तो 1 लिखा है। अच्छा, ये कैंसिल हो रहा है, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इससे क्या पता चल गया कि x इज इक्वल टू a रूट है, x इज इक्वल टू a इसका रूट है। तो सिमिलरली बी और सी का भी होगा। हाँ हाँ, इसलिए आइडेंटिटी बन गया। अब देखो सिमिलरली x इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू c विल ऑल्सो बी रूट। सबको आ रहा है समझ में, सबको आ रहा है ना, x इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू c भी रूट होंगे। अब देखो ये जो है एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल था और इसके जो 3 रूट्स हैं वो हम लोग ने कैसे निकाले, बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से देख लिया कि भाई इसके 3 रूट्स तो ऐसे ही खड़े खड़े दिख रहे हैं हम लोग को, ठीक है। सो अब क्योंकि अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक होता तो इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2 ही रूट्स होते हैं, हमेशा 2 रहते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। लेकिन क्योंकि हम लोग 2 से ज्यादा रूट्स कमेंट कर दिए कि भाई इसके तो 3 रूट्स हैं a b c, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं, ये एक आइडेंटिटी होगा। ये इक्वेशन नहीं, ये एक आइडेंटिटी होगा और इस आइडेंटिटी के कितने रूट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे। जितनी भी x की वैल्यू तुम पुट करोगे वो इसके रूट्स हो जाएंगे। सर तो 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा, सारे x की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो तुमको अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, देन above equation has which of the following root, पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी, चौथा ऑप्शन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो बताओ कौन सा सही होगा। सारे सही होंगे, क्योंकि तुम सोचो ना, मैंने तो ये आइडेंटिफाई कर लिया ना कि ये एक आइडेंटिटी है, मतलब x की सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। अब a b c भी तो कुछ कांस्टेंट ही है, तो a प्लस बी प्लस सी वो कोई कांस्टेंट बन रहा होता जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होता, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होता,
ABC वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होता। एक्चुअल में तुमको पता है क्या हो रहा होता? एक्चुअल में कुछ ऐसा हो रहा होता कि जब तुम इस पूरे को सॉल्व करते, जैसे नीचे एलसीएम ले लिए होते और एलसीएम लेके पूरे को सॉल्व करते, तो ऊपर और नीचे वाला एग्जैक्टली कट गया होता। ठीक है, अब तुमको लग रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऊपर तो एक्स वाला टर्म है और नीचे ए बी वाले टर्म्स हैं, तो ये लोग कट कैसे सकते हैं? तो हो क्या रहा होगा, वो कुछ ऐसा रहा होगा कि ऊपर वाली जो चीज है, जो न्यूमरेटर वाली चीज है, उसमें एक्स वाले टर्म्स आपस में कट रहे होंगे। जैसे मान लो एक जगह प्लस एक्स स्क्वायर आया, दूसरी जगह माइनस एक्स स्क्वायर आया, एक जगह प्लस एक्स आया, दूसरी जगह माइनस एक्स आया, तो ऊपर वाले में एक्स वाले टर्म्स आपस में कट जा रहे होंगे। फिर ऊपर जो कांस्टेंट बचा और नीचे जो कांस्टेंट बचा वो एग्जैक्टली सेम हो रहा होगा और वो लोग कैंसिल होके 1 बन जा रहे होंगे, इसलिए यहां पे 1 इज इक्वल टू 1 आ जा रहा होगा। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। चलो बढ़िया, तो इसको लिख लो। सर वो जो कॉर्नर में लिखा है वो भी लिखना है। क्या लिखा है कॉर्नर में? अबव इक्वेशन हैज। हाँ हाँ हाँ, ये एक तरीके से क्वेश्चन है जिसमें तुम चारों टिक कर दोगे। सर चारों टिक कर देंगे। हाँ ना, क्योंकि इसके सारे रूट्स है ना, ये एक आइडेंटिटी है, तो x की कोई भी वैल्यू, दुनिया की x की कोई भी वैल्यू इसकी रूट होगी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी लिखूं चाहे कुछ भी लिखूं, बस ए बी सी के टर्म्स में लिखा है तो वो कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। अगर मैं यहां हाँ हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज एकदम कम हो गई है। आवाज एकदम कम आ रही है सर। बहुत कम आवाज हो गई है। अभी अभी आवाज है? यस सर। अब यस सर। हाँ हाँ सर अभी। ओके ठीक है। सो समझ में आया तुम लोग को?
Yes, sir. सर आइडेंटिटी के क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने जैसे पहले जो एग्जांपल दिया था कि ax² + bx + c = 0 और फिर वही हाँ। सेम आइडेंटिटी बना के लिखी थी, हम्म, तो उसमें जो x का जो पहला वाला जो इक्वेशन था उसमें x का वैल्यू तो -b ± √b² - 4ac/2 ही होगा। मतलब उसके तो दो ही रूट पॉसिबल हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी है मतलब उसका भी तो रूट्स उसी फॉर्म में आने चाहिए ना। तो लेकिन आइडेंटिटी में हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं, तो सारे नंबर्स को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो नहीं लिख सकते ना। नहीं देखो है क्या कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक कब कहते हैं, जैसे ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक कब होता जब a की वैल्यू 0 नहीं होती, तब ये क्वाड्रेटिक होता। अच्छा, ax² + bx + c = 0, ये आइडेंटिटी कब होता जब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 तीनों होती। मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। सर तो तुम एक ही सोचो ना, आइडेंटिटी कभी क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता क्या? आइडेंटिटी देखो होता क्या है कि जैसे इधर कोई x में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इधर जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है 5x + 7 लिखा हुआ है और इसको आइडेंटिटी बोल दिया, ठीक है। तो आइडेंटिटी को ऐसा नहीं कहते कि ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है या ये क्यूबिक आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं कहा जाता। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है सेम एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड लिखा है तुम्हारा। अब देखो इधर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इधर x² का तो टर्म है नहीं, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 0 × x², ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिखूं, इसका ये मतलब नहीं कि इसको मैं क्वाड्रेटिक बोलूंगा, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। तो अगर क्योंकि a की वैल्यू 0 आई और b की वैल्यू 5 आए और c की वैल्यू 7 आए तो आइडेंटिटी कैसे हुई? आइडेंटिटी के लिए तो तीनों की वैल्यू 0 साइमल्टेनियसली होना रहता है ना। नहीं, आइडेंटिटी के लिए जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वही एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड भी बन जाना चाहिए। तुम देखो अगर मैं a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 7 पुट करता तो ये तो 0 हो जाता, इधर 5x + 7 होता और इधर भी 5x + 7 होता। देखो एक्सप्रेशन सेम हो गया। उधर हम लोग क्योंकि ax जो इससे पहले जो पढ़े थे उसमें क्योंकि राइट हैंड साइड 0 लिखा था इसलिए सारे को 0 कर रहे थे, इसलिए सारे को 0 कर रहे थे। अब जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, इधर 0 की जगह 5x + 7 लिखा है, तो मैं x के कोफिशिएंट को कंपेयर करा दूंगा, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करा दूंगा, इससे b 5 हो गया और c 7 हो गया। समझे? यस सर। ओके गुड। ओके सो ये हमारा आइडेंटिटी वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब
कुछ नया टॉपिक तो आज स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 10 मिनट बाकी है हमारे पास। कुछ पुराने टॉपिक्स पे ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने। हाँ, तो लॉग के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, रिवीजन जैसा हो जाएगा। लॉग के क्वेश्चन में क्या पढ़वाया था? क्या हुआ? सर आपने बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ाया था? बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ से स्टार्ट किया था? कॉमन मिस्टेक्स पढ़ा था पहले तो। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोग ने ज्योमेट्री पढ़ी थी शायद, फिर फैक्टोरियल पढ़ा। सर ज्योमेट्री नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। सर ज्योमेट्री टेस्ट में नहीं होगा ना? नहीं, टेस्ट में नहीं होगा। ये शायद पूछ रहा है कि बेसिक मैथ में क्या क्या पढ़ा था। हाँ सर। टेस्ट में ये कॉमन मिस्टेक्स वाला होगा, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने लॉगरिथम पढ़ा है, ये होगा टेस्ट में। और उसके बाद हम लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ी है, ये भी होगा टेस्ट में। तो इनफैक्ट ये 3 चीज टेस्ट में आ रही है। और टेस्ट तुम लोग का पोस्टपोन होके मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे हो गया। यस सर, ग्रुप पे आ गया कि ट्यूसडे को है। सर एक्चुअली मैंने मई में ज्वाइन किया था, तो मैंने लॉग और इनइक्वालिटीज तो कर लिया है। और यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस पोस्टेड थे उसमें आपके लेक्चर्स मुझे बेसिक मैथ्स के नहीं मिले। डेट वाइज भी डालकर देखा तो जो मुझे सबसे प्रीवियस सबसे अर्ली वाला मिला वो आपका लेक्चर 3 मिला। तो उसमें आप वही फैक्टोरियल के बारे में बता रहे थे कि कैसे क्वोशंट को हम लोग फास्टर तरीके से करते हैं, बट ऐसे एक ऑर्डर में नहीं मिल रहे चैनल पे। उसके आगे भी कंटिन्यूएशन में मुझे कहीं नहीं मिला। तो आप या तो ग्रुप पे डाल सकते हैं क्या, तो काफी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कवर अपने भी नहीं करा रहे हैं बेसिक मैथ्स का। सर वो एक्चुअली चैनल में प्रॉब्लम है कि जो मतलब एक वीडियोस वाला सेक्शन होता है जिसमें क्रोनोलॉजिकली सारे वीडियोस दिख जाते हैं, वो सर के चैनल में है ही नहीं वो। हाँ सर, हाँ एक्चुअली। और उसमें सारे है ही नहीं, मतलब लाइक आधे आधे ही है, सारे लेक्चर्स नहीं दिखते, रैंडमली ढूंढना पड़ता है। हाँ नहीं लेकिन अरे उसमें वो अपलोड्स करके एक रहता है, उसको टच करना पड़ता है, उसके बाद सारे वीडियोस नहीं उसमें भी नहीं रहता है। वो चेक कर लिया था मैंने, उसमें भी कुछ 10 वीडियोस के राउंड ही रहेंगे, सारे नहीं रहते हैं, डेट वाइज नहीं रहता है। नहीं रहते वो, मेरे इसमें तो आता है सारे वीडियोस है। बट तुम लोग सुनो, तुम लोग कौन डालता है वीडियोस? नीलेश सर। यस सर। पनवेल वाले जो है नीलेश सर, वही डालते हैं ना? यस सर। तो उनसे एक बार डिस्कस कर लो, ठीक है, कि सर थोड़ा इस ऑर्डर में डालिए, डेट वाइज डालेंगे, क्योंकि नेमिंग तो उन्हीं को करनी है। ठीक है सर। तो उनको बस थोड़ा सजेस्ट कर दो ये वाला कि जो भी आप वीडियो डाल रहे हैं उसका जो नेम लिख रहे हैं वो डेट वाइज लिखें। सर वो डालते हैं डेट वाइज, और वो अगर सर्च भी करो डेट वाइज तो फिर नहीं मिलता, जैसे उससे पहले वाले नहीं मिलते। थोड़ा मैन्युअली करना पड़ेगा। नहीं है क्या एक्चुअली कि शुरू के शायद 2-3 लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे, माइट बी ऐसा पॉसिबल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। सब रिकॉर्डेड है। सब रिकॉर्डेड है। सब पहले वाले भी है। 80 वीडियोस है उनके चैनल पे। 80 वीडियो, हाँ सब है आई गेस मोस्टली। ओके, तो फिर एक बार ट्यूसडे का ये टेस्ट दे दूं। कॉमन मिस्टेक्स में तो वही था ना कि हमें दोनों तरफ कैंसिल नहीं करना रहता या रिमूव नहीं करना या कॉमन मिस्टेक्स। हाँ, इतना कुछ ज्यादा नहीं है कॉमन मिस्टेक्स वगैरह। तो सर नॉन इंटीग्रेटेड और अप्रैल में जो ज्वाइन किए थे उनका भी से को है, उनका संडे को है सर, या पूरा टेस्ट ही? क्या फिर से बोलो। तो नॉन इंटीग्रेटेड थे और वो अप्रैल में आए थे, उनका टेस्ट को है ना, या उनका टेस्ट संडे को है सर? सबका टेस्ट मतलब देखो, मई वालों के लिए तो मैथ्स का टेस्ट नहीं है, ठीक है,
अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नॉट मैंडेटरी। पहली बात। दूसरी बात कि जो टेस्ट कल होने वाला था मैथ्स और केमिस्ट्री का, उसको पोस्टपोन कर दिया है ट्यूसडे को, क्योंकि कल तुम लोग का ऑलरेडी काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, जील के लेक्चर्स रहते हैं, प्लस शायद आरएमओ वगैरह के भी लेक्चर्स रहते हैं, तो उसको पोस्टपोन कर दिया ट्यूसडे को, क्योंकि ट्यूसडे को तुम लोग का कोई क्लास वगैरह मेरे ख्याल से नहीं रहता है। ठीक है, तो जिनका भी टेस्ट है वो कल के बजाय ट्यूसडे को होगा, और जिनको फैक्टोरियल वगैरह पढ़ना होगा वो पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर, एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर, जो आपने लिखे जो कॉमन मिस्टेक्स है, फिर लॉगरिदम, ये सब मे बैच वालों के लिए बाद में कवर अप में किया जाएगा ना? अभी देखो, अभी मेरे ख्याल से जो कवर अप चल रहा है, जो गौरव श्रीवास्तव सर पढ़ा रहे हैं, उसमें शायद सर वो इनइक्वालिटी पढ़ा रहे हैं। यस हाँ, इनइक्वालिटी करा रहे हैं। वो करा है। हाँ, अब इनइक्वालिटी कराने के बाद सर लॉक कराएंगे तुम्हारा। ठीक है, ओके। एक्चुअल देखो, उस ऑर्डर में चलना जरूरी है जो चीज तुमको काम आने वाली है अभी नियर बाय फ्यूचर में। सर, तो इनइक्वालिटी तुमको नियर बाय फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, सिमिलरली लॉग भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो इसलिए उसको पहले करा रहे हैं। ठीक है, फैक्टोरियल वगैरह। हाँ बोलो सर, एक लॉग में डाउट था सर, जो ऐसे लॉग स्क्वायर एक्स रहता है, सपोज लॉग स्क्वायर एक्स अगर एक बहुत जगह पे था जो असाइनमेंट में आपने भेजा था ऐसा। हाँ सर। हाँ सर, तो उसमें ऐसा होता है क्या कि हाफ इंटू लॉग एक्स ऐसे हो जाता है क्या? मतलब नहीं, ये तो मतलब ये ऐसे टाइप की चीज हो गई कि log x को t मान लो तो ये t स्क्वायर, जो तुम सोच रहे हो वो ऐसा होता कि log ऑफ x के ऊपर पावर 2 होता। अच्छा। तो ये 2 जो है इधर आ जाता, 2 log x होता। ओके सर, एक और जो डाउट था कि सर, अगर बेस में सपोज 1/3 या 1/10 या 1 समथिंग है सर, तो उसका पावर माइनस रहता है ना, तो वो मतलब लॉग को माइनस बना देगा कि ऐसे देखो, जैसे मान लो log ऑफ x टू द बेस 1/3 है, तो इसको तुम ऐसे लिखोगे log ऑफ x 3 raised to -1। हाँ सर। ठीक है, अब ये वाली जो पावर होती है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो ये बस माइनस कर देता है ना, मतलब लॉग को। हाँ माइनस कर देता है, और मतलब अगर यहाँ पे पावर -1 है तो केवल माइनस करेगा, अगर यहाँ पे पावर -2 होता तो 1/-2 कर देता। सर, अगर उस केस में तो वो x को मतलब रूट कर सकते हैं क्या हम लोग, अगर 1/2 है? हाँ, अगर तुम चाहो तो जैसे log ऑफ x और नीचे 4 है, ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो log ऑफ x 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को नीचे ला सकते हो डिनोमिनेटर में log की प्रॉपर्टी से, 1/2 log ऑफ x टू द बेस 2। अब ये जो है इसको तुम इसके पावर में भी ले जा सकते हो, log ऑफ x raised to 1/2 to the base 2। हाँ सर, बस यही पूछना। हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। सर, आप ई के यूज के बारे में बता सकते हो? लॉग में जो ई यूज होता है, लॉग में जो ई यूज होता है ना, वो एक्चुअली उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। उसको जब हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल उसका यूज तुमको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे नेचुरल लॉग का यूज आता है। यस सर, करवा चुके, बेसिक डिफरेंशिएशन और इस सब में भी क्वेश्चंस आ चुके। हाँ, अच्छा, अब ये बताओ तुम लोग कि ऑलमोस्ट अपने को 1.5 मंथ्स हो गए, तो
मैथ्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है इन जनरल तुम लोग को? बोलो बोलो। कमेंट भी कर सकते हो। हाँ हाँ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट जैसे कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे जिनमें सब्स्टिट्यूट करके टी को यूज करना रहता है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है एकदम, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपके पास अगर कोई और असाइनमेंट्स हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सॉल्व करने के लिए, अगर आप दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ओके। फैक्टोरियल लॉग रिवीजन, अच्छा, अप्लाइंग कंसेप्ट्स ऑन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग के डेज में, क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम आएगी नो डाउट, और ये चीज तुम्हारी स्टेबिलाईज होगी। तुम ये समझ लो कि अभी मई एंड होगा ना, 2 महीने बाद चीजें स्टेबिलाईज होंगी तुम्हारी, ठीक है। टिल देन तुमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि लेकिन हाँ ये कोशिश करनी है कि मान लो जो क्वेश्चन नहीं आया उसका जो सॉल्यूशन मिला उसको समझने की कोशिश की, ठीक है। असाइनमेंट विद सॉल्यूशन, हाँ ठीक है, मैं असाइनमेंट विद सॉल्यूशन। अभी देखो अभी क्या चल रहा था कि अभी ना हमारे वो सब छोटे मोटे टॉपिक्स चल रहे थे। अब जो मेन टॉपिक पहले स्टार्ट हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब यहाँ पे तुमको सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिलेगा, कि क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। ये बाकी सब चीज, हाँ कौन सा चीज का असाइनमेंट? सर मैथ्स का ही, मतलब जो नए बैच वालों को करवाया वो लोग कर सके असाइनमेंट, उनके लिए अलग मतलब असाइनमेंट, क्योंकि अप्रैल का अलग टॉपिक कवर हुआ है, तो हमारे लिए जो टॉपिक कवर हुआ है उस बेसिस पे असाइनमेंट, ताकि हम सॉल्व कर सके। देखो उस बेसिस, जैसे मई बैच वालों ने इनइक्वालिटी पढ़ ली है, ठीक है, कवर अप क्लासेस में शायद कर लिया इनइक्वालिटी मई बैच वालों ने, और ठीक है क्वाड्रेटिक तो भी चालू हुआ है मान लो, तो तुम इनइक्वालिटी के ऊपर असाइनमेंट कर सकते हो। एक असाइनमेंट ग्रुप पे तुम लोग को डाला हुआ है। हाँ सर आपने डाला। हाँ सर डाला है। क्वाड्रेटिक लेक्चर 4 of 7 सर ऐसे टाइप आपने वाला। कोई बुकलेट या मॉड्यूल डाला है ग्रुप पे? हाँ हाँ, तो उसको PDF रीसेंड, पीडीएफ नहीं, बुकलेट या मॉड्यूल जील का आपने डाला है? नहीं, फंडामेंटल ऑफ हाँ, हाँ, हाँ। मैथमेटिक्स आपने डाला है तो वापस रीसेंड कर दोगे ग्रुप पर, अगर आपने कोई जील का बुकलेट या फिर पीडीएफ डाला है तो। सर आपने डाला है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स सर मेरे पास तो सिर्फ यही वाला है, क्वाड्रेटिक का 4 of 7 वाला ही है सर। सर हमारे पास तो क्वाड्रेटिक 4 और 7 भी नहीं है, तो एक और बार रीसेंड कर दोगे ग्रुप पे? तुम कौन से ग्रुप पे हो? वही खारगर। हाँ, सीवुड्स और खारगर। सर उस ग्रुप पे है, मैंने अभी उसी सर से ये स्क्रॉल करके देखा, उसी में ऊपर है। तो उस ग्रुप पे फिर से रीसेंड कर दो ना, एक काम करो ये वाला, और अगर आपने कोई बुकलेट भेजा है तो वो भी रीसेंड कर दोगे प्लीज। ठीक है, जो भी मटेरियल मैंने भेजा है मैं ग्रुप पे रीसेंड कर देता हूँ। थैंक यू सर बुकलेट एक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स करके एक है, आपने नहीं मतलब बहुत पहले भेजा हुआ था। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्टिंग में। तो सर आप वो फंडामेंटल वाला भी रीसेंड कर दो ना। तो एक काम करो ना, जिसके पास भी मिल गया है वो तुम लोग रीसेंड कर दो उस ग्रुप पे। सर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ग्रुप पे रीसेंड कर दिया है, आप फंडामेंटल वाला भेज दीजिए। फंडामेंटल जिसको मिल गया है वो रीसेंड कर दो ग्रुप पे। सर वो मेरे पास है, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, ग्रुप पे डाल देना। थैंक यू वेरी मच सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो सर वो हमारा जो सबसे पहला अपने कॉमन मिस्टेक से हमें एक असाइनमेंट भेजा था, हाँ वहाँ पे वो कुछ 108 कुछ सवाल थे, तो उसके लास्ट के क्वेश्चंस में बहुत डाउट्स थे, एंड वो हमारे आधे सवाल डाउट लेक्चर में कवर हो पाए थे।
फिर हमने लॉग अच्छा। शुरू कर दिया था, तो हाँ, वो सर। पेंडिंग था और एंड में मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे सवाल डाउट्स थे सर एंड में। हमें कॉमन मिस्टेक्स का असाइनमेंट भी नहीं मिला है। तुम में वाले हो? हाँ, अच्छा ठीक तो है। ये सब आप एक बार वापस रीसेंड कर दोगे ताकि हम सॉल्व करके आपको दिखा दें। ठीक है ठीक है। तो ठीक है, जो भी तुम लोग के डाउट्स हैं, जैसे जो उस वाली शीट के तुम्हारे नहीं हुए हैं, तो उसको भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं कर दूंगा। क्योंकि कल क्या करेंगे, कल तो अपने क्वाड्रेटिक ही पढ़ेंगे वैसे। सर अगर आप कभी फ्री हो तो डाउट लेक्चर लगा सकते हो उसी असाइनमेंट के लिए। ठीक है। और सर ठीक वो है। असाइनमेंट ग्रुप पे भेज देना। हाँ हाँ हाँ, भेज दूंगा, टेंशन मत ले, भेज दूंगा। ओके, मैं भेज देती हूँ। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सर। चलो, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू। बाय सर। बाय।